आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। गजा में इसराइली हमलों में आज 80 से ज्यादा लोग शहीद, अस्पताल, बंदरगाह और घर बने निशाना। नेवी ने भी किए हमले। मोरक्को में गजा के हक में जबरदस्त एहतजाज, आवाम ने अपनी हुकूमत को लताड़ा, इसराइल से रिश्ते तोड़ने की मांग। ईरान के जवाबी हमलों से इसराइल में 3,345 लोग हुए थे जख्मी, सैकड़ों सेटलर्स हो गए बेघर। मोसाद का आया बयान, कहा ईरानी जनरल कानी हमारी जासूस नहीं। इधर ईरान के सदर पेज़ेश्कियान ने IAEA से कहा दोहरा मयार बंद करो। इसराइली वजीर खारजा बोले गोलान हाइट्स पर सीरिया से कोई बात नहीं होगी, वो हमारा हिस्सा है। लेबनान पर बढ़ा अमेरिका का प्रेशर, हिजबुल्लाह को हथियारों से महरूम करने की शर्तें बनी मुश्किल। और इंडियन नेवी के अफसर के बयान से भारत की सियासत में बवाल, पाकिस्तान से टकराव में कई फाइटर जेट्स के नुकसान का इशारा। आज़ाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 30 जून 2025। आप देख रहे हैं स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफ़र तफसील से। और सबसे पहले गजा की अपडेट्स। वीडियो आगे बढ़ा देने या बदल देने से आप गजा के हालात नहीं बदल पाएंगे। सुनेंगे तो शायद दुआ करेंगे। इसका सामना कीजिए, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं उन हालात में ये किसी के साथ भी हो सकता है। आपके साथ ना हो, किसी के साथ ना हो, मेरी दुआ है, लेकिन गजा को सुना कीजिए, गजा को महसूस किया कीजिए। गजा पर आज भारी इसराइली हमले हुए। ज़मीनी फ़ौज के साथ इसराइली नेवी ने भी जमकर कहर बरपाया। आज में जब तक मैं खबर पढ़ रहा हूँ 80 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। ये बड़ी तादाद है। कई दर्जन लोग ज़ख्मी हुए हैं। अस्पताल और बंदरगाह को निशाना बनाया गया है। बच्चों में भुखमरी फैल रही है। हालात बद से बदतर हो चले हैं। इसराइल ने गजा में दर्जनों हवाई हमले किए हैं और इस बार नॉर्थ गजा सिटी को ख़ास तौर पर निशाना बनाया गया है। फ़ौज की जानिब से जबरी इवैक्यूएशन यानी ज़बरदस्ती लोगों को घरों से, उनके इलाकों से निकालने के ऐलान के बाद ज़मीनी हमले का खौफ और ज़्यादा बढ़ गया है कि इसराइल कहीं एक और मिलिट्री ग्राउंड ऑपरेशन ना शुरू कर दे। आज दीर अल बलहा के अल-अक्सा अस्पताल पर सीधा हमला हुआ, जिसमें अस्पताल के आंगन को ही निशाना बनाया गया। गजा सिटी के एक बंदरगाह पर जहां एक कैफेटेरिया है, वहां इसराइली नेवी ने हमला किया, जिसमें कम से कम 21 लोग शहीद हो गए या इससे भी ज़्यादा, और बहुत से लोग ज़ख्मी हुए हैं। यहाँ जर्नलिस्ट भी मारे गए हैं। यहाँ बहुत से एक्टिविस्ट भी शहीद हुए हैं। इसके अलावा खान यूनिस में इसराइली फ़ौज घरों को गिरा रही है, ताकि अगर सीज़ फायर हो भी जाए तो उसके होने के बाद एक लंबी मुद्दत तक फ़लस्तीनी बेघर रहते रहें, उनके सरों पर छत ना हो, ठंड से बीमार हों, बारिश में भीग जाएं, गर्मी में लू उन्हें खा जाए। गजा का सेहत महकमा कह रहा है कि 60,000 से ज़्यादा बच्चे भुखमरी का शिकार हैं। गजा में खाना ख़त्म हो रहा है, ज़िंदगी भी ख़त्म हो रही है। इधर कतर की वजारत ख़ारजा ने कहा है कि अमेरिका सीज़ फायर की बात दोबारा बातचीत शुरू कराने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका सीज़ फायर की बात करवाना चाह रहा है, बातचीत दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हालात बहुत उलझे हुए हैं। इसराइल की हुकूमत नहीं चाहती कि सीज़ फायर हो जाए। हालांकि नूरा कुश्ती वो कर रही है, दिखावे के लिए भाग दौड़ भी। फिर कहती है बताओ मेरी तपस्या में कोई कमी हो तो मुझे इल्ज़ाम दो। गजा की एक और ख़बर है। नॉर्थ गजा में फ़लस्तीनियों ने बीती रात को हालिया हफ्तों की सबसे खौफनाक बमबारी बताया है। मैं ये ख़बर इसलिए आपको बता रहा हूँ, आप समझ सकें कि गजा में हमले बहुत तेज़ हो गए हैं। इसराइली फ़ौज ने आज मंडे को यानी पीर को बड़े पैमाने पर इलाकों को खाली करने का हुक्म दिया, जिसके बाद ज़बरदस्त हमले हुए। इसी दौरान इसराइली हुक्काम अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां ट्रंप इंतज़ामिया एक नए सीज़ फायर की कोशिश कर रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा जंग को ख़त्म करने की अपील की है। इसके पीछे उन्होंने नेतन्याहू से क्या कहा है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि अखबारों ने उसे छापा नहीं। इसी सिलसिले में वज़ीर आज़म नेतन्याहू के करीबी एक शख्स की वाइट हाउस में बातचीत तय है। एजेंडे में गजा सीज़ फायर, ईरान और इलाक़ाई सियासी डील्स शामिल हैं, लेकिन गजा की ज़मीन पर हालात बिल्कुल अलग हैं। वहाँ लड़ाई थमने का कोई निशान नहीं। गजा के लोग बताते हैं कि धमाके कभी रुकते नहीं, बच्चे सो नहीं पाते। कल रात से आज तक दिन तक कई स्कूलों और घरों को उड़ा दिया गया। ज़मीन हिलती महसूस हुई जैसे कोई ज़लज़ला आ गया हो। इतने भारी भारी बम अब मारे जा रहे हैं। ख़बरों में कहा जा रहा है कि सीज़ फायर करीब है, लेकिन हमारी आंखों के सामने मौत है, ये फ़लस्तीनी कहते हैं। वो कहते हैं कि हमारे कानों में बस धमाके गूंज रहे हैं, सीज़ फायर की कोई सदा हम तक नहीं पहुँचती। पता नहीं हम उस जंगबंदी की सुबह को देखने तक ज़िंदा रहेंगे भी या नहीं।
गजा शहर के जैतून इलाके में इसराइली टैंकों ने धावा बोला और शुमाल में कई जगह गोले बरसाए। लोगों ने बताया कि फौज ने 4 स्कूलों पर हमले किए, जिनमें से 100 से ज़्यादा ख़ानदान पनाह लिए हुए थे। वो सब अब आशियाने उजड़ चुके हैं, लोग मारे गए हैं। इन सबको निकलने का हुक्म देकर स्कूलों को तबाह कर दिया गया। अब वहाँ कोई रह नहीं सकता। गजा के हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक पीर को इसराइली हमलों में दर्जनों लोग शहीद हो चुके हैं। मैंने आपको बताया ना, 80 से ज़्यादा की फिगर आ चुकी है। जैतून इलाके में भी 10 अफराद शामिल हैं और जो कैफेटेरिया में 20 से ज़्यादा लोग एक साथ शहीद हुए। अब इस तस्वीर को फुल फ्रेम देख लीजिए और इसकी कहानी सुनिए और सोचिए कि अगर आपको कभी इस तरह रोटी के लिए जान हथेली पर रखनी पड़े तो क्या करेंगे। गजा के लोग रोज़ ये जोखिम उठा रहे हैं, खुदा करे किसी और को ना उठाना पड़े। गजा में इसराइली हमलों का वहशीपन नई हदें पार कर चुका है। खाने के लिए दर बदर भटक रहे हैं लोग, बेबस हैं, वो परेशान हाल हैं। फ़लस्तीनियों को राहत मरकज़ों पर भी निशाना बनाया जा रहा है। इसराइली फ़ौज ने उन जगहों पर हमला किया है जहां लोग खाने के पैकेट लेने पहुंचे थे और इस बर्बर बमबारी में दर्जनों मासूमों की जान चली गई। कुछ के हाथों में आटों के पैकेट थे, कुछ के हाथों में फूड था कैंड वाला। वो सब अपनी बच्चों की और अपने लोगों की भूख मिटाना चाहते थे, लेकिन वो खुद इस दुनिया से मिट गए। गजा पहले से ही महसूर जंगी कैद खाना बना हुआ है। अब हालात और भी बदतर हो चुके हैं। इंसानियत का जनाजा निकल चुका है और जो लोग जिंदा हैं वो सिर्फ भूख, खौफ और खामोशी से लड़ रहे हैं। ये लड़ाई बहुत लंबी है। इस लड़ाई में गजा के साथ कोई नहीं है। मैं फिर से कहता हूँ, इस लड़ाई में फ़लस्तीन के साथ न कोई था न कोई है। वो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। 21 महीनों से इन हमलों को खुद झेल रहे हैं। वो बिल्कुल तन्हा थे, वो बिल्कुल तन्हा हैं। एक और ख़बर इस हवाले से सुन लीजिए कि मोरक्को में इसराइली जुल्म के ख़िलाफ़ आज ज़बरदस्त एहतजाज हुआ। मुजाहिरीन ने गजा में जारी नस्लकुशी की कड़ी मजम्मत की और मोरक्को की हुकूमत के इसराइल से ताल्लुकात पर भी सख्त एतराज़ जताया। मोरक्को की आवाम अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ हो रही है। नारों और पोस्टरों के साथ सड़कों पर उतरे लोगों ने कहा कि इसराइल एक कातिल रियासत है और उसके साथ किसी भी किस्म के रिश्ते इंसानियत के ख़िलाफ़ हैं। मोरक्कन आवाम ने अपनी हुकूमत से फ़ौरन नॉर्मलाइजेशन ख़त्म करने और फ़लस्तीन की खुलकर हिमायत करने का मुतालबा किया है। गजा की सदा अरब दुनिया के हर कोने में गूंज रही है और आवाम का ज़मीर जाग रहा है। क्या हुकूमतें भी जागेंगी? क्या हुक्काम के दिल भी पसीजेंगे? अब बात ईरान की। ईरान के ऊपर जब हमला हुआ और जब ईरान ने उस हमले का जवाब दिया तो इसराइल में बड़े नुकसान हुए, जिनकी खबरें अब धीरे धीरे हल्के हल्के बाहर आ रही हैं। ईरानी जवाबी हमलों से इसराइल को भारी नुकसान हुआ। 3345 इसराइली ज़ख्मी हुए और सैकड़ों सेटलर्स बेघर हो चुके हैं। इसराइली अखबार मारिब ने आज पीर को एक रिपोर्ट में बताया, जिसे अरब दुनिया के अखबारों ने अपनी जीनत बनाया और लिखा कि हालिया 12 दिन की जंग में जब ईरान ने इसराइली हमलों का जवाब दिया तो इसराइल को ज़बरदस्त नुकसान उठाना पड़ा। इसराइली वजारत सेहत के आंकड़ों के हवालों से बताया गया कि करीब 3345 इसराइली इसमें ज़ख्मी हुए और उन्हें मुख्तलिफ़ अस्पतालों में इलाज दिया गया। इनमें से 23 की हालत अब भी बेहद नाजुक है, जबकि 3 इसराइली इलाज के दौरान दम तोड़ चुके हैं। ईरानी मिसाइलों के असरात ने इसराइल के लिए ये साफ कर दिया कि अब जंग सिर्फ एक तरफा नहीं रही। ईरान का जवाब अब सीधा और महसूस होने वाला होगा। अगर आगे भी इस तरह की कोई हिमाकत हुई तो और बड़ा हमला किया जाएगा। इस जंग के ख़त्म होने के बावजूद इसराइली आवाम के अंदर गहरी बेचैनी और खौफ पैदा हो गया है। अब बात मोसाद की। मोसाद ने कहा है कि ईरानी जनरल कानी हमारे जासूस नहीं हैं। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के फ़ारसी ज़बान में एक छोटे से ट्वीट ने कुछ खबरें बना दी हैं। मोसाद ने अपने ऑफिशियल एक्स ट्विटर अकाउंट, यानी कि जो ट्विटर था वो एक्स हो गया, उससे एक अहम बयान जारी किया है। उसमें साफ कहा गया है कि ईरान के ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी, जो ईरान की IRGC कुद्स फोर्स के सरबराह हैं, वह हमारे जासूस नहीं हैं। इस बयान के साथ महीनों से चल रही वेस्टर्न मीडिया की उन अफवाहों को खारिज कर दिया गया है जिसमें दावा किया जा रहा था कि शायद इसराइल ने जनरल कानी को फ्लिप कर लिया है, यानी वो अब मोसाद के लिए काम कर रहे हैं। ईरान से जुड़ी अगली खबर लेते हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने IAEA को 2 टूक जवाब दिया है। कहा है कि दोहरे मयार ना अपनाएं और सबके हक का एहतराम करें।
ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA से ये मुतालबा किया है कि वो अपने रवैये में किसी किस्म का फ़र्क या नाइंसाफ़ी ना रखें और तमाम मेंबर मुल्कों के हक़ का बराबर एहतराम करें। चंगू हो चाहे मंगू हो, लेकिन सबको बराबर समझें। कहीं आपने ईरान को कुछ और समझ लिया तो गलत होगा। ये बात उस वक्त सामने आई जब पेज़ेश्कियान ने फ्रांस के सदर एमैनुअल मैक्रों से फ़ोन पर बात की। मैक्रों ने ईरान और IAEA के ताउन में कमी पर फ़िक्र का इजहार किया है, जिस पर ईरानी सदर ने IAEA चीफ पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने ईरान की न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ पर गलत और जानिबदार रिपोर्ट पेश की, यानी पक्षपाती रिपोर्ट पेश की, और साथ ही अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर होने वाले फ़ौजी हमलों की कभी खुलकर मजम्मत भी नहीं की। पेज़ेश्कियान ने कहा IAEA चीफ के लिए। मसूद पेज़ेश्कियान ने इसके अलावा कहा कि अगर IAEA सच में न्यूट्रल है तो फिर उसे हर हमले पर एक जैसा बोलना चाहिए, वरना लोगों का उस पर से एतबार उठ जाएगा। बात इसराइल और सीरिया के बीच जो ताल्लुकात वसी होने की खबरें हैं उससे जुड़ी है। ये खबर इसराइल के वज़ीर ख़ारजा गिदियोन सार ने साफ कह दिया है कि सीरिया के साथ किसी भी मुस्तकबिल के अमन मुआहदे में गोलान हाइट्स पर कोई बातचीत नहीं होगी, यानी गोलान हाइट्स का तो जिक्र ही नहीं करना है। गिदियोन सार ने कहा कि गोलान हाइट्स इसराइल का हिस्सा रहेगा। हमने इसे 40 साल पहले ही ज़म कर लिया है, यानी इसराइल में मिला लिया था। कभी वो नहीं कहेगा कि हमने कब्जाया था। खैर, गिदियोन सार ने यह भी कहा कि अगर सीरिया अमन और नॉर्मलाइजेशन के दायरे में आना चाहे तो इसराइल उसका इस्तकबाल करेगा, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि अमन कब मुमकिन है या सीरिया सऊदी अरब से ज़्यादा तवज्जो वाला मुल्क है या नहीं। यानी इसराइल सीरिया को अमन का दावतनामा तो दे रहा है, लेकिन ज़मीन पर कब्ज़े से पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं। गोलान हाइट्स पर इसराइल की नीयत एक बार फिर से सामने आ गई है। क्या अहमद अल-शरा अपनी आवाम की जो उम्मीदें हैं और जो उनकी जुस्तजू है कि गोलान हाइट्स वापस मिले, उसके ख़िलाफ़ जाते हुए इसराइल से ताल्लुकात वसी करेंगे? उन पर वैसे भी इल्ज़ाम लगते हैं कि वो अमेरिका या इसराइल के एजेंट हैं। अगर उन्होंने गोलान हाइट्स की कुर्बानी दे दी तो ये इल्ज़ाम कुछ मजबूत हो जाएंगे। लोग फिर कहेंगे देखो देखा हमने ये कहा था। खैर, लेबनान की बात करते हैं। बैरूत में हुक्काम परेशान हैं। अमेरिका के प्रेशर और इसराइल के हमलों के डर के बीच झूल रही है लेबनानी हुकूमत। लेबनानी हुक्काम ने एक अहम मीटिंग की है जहां अमेरिका की डिमांड्स पर गौर किया गया, जिनमें हिजबुल्लाह को मुकम्मल तौर पर हथियारों से महरूम करना, यानी उससे सरेंडर करवाना, इकॉनमी में सुधार करना और सीरिया से करीबी बढ़ाना शामिल है। अमेरिका के एलची यानी कि एनवॉय टॉम बैरक की जानिब से पेश की गई इस पेशकश का जवाब तय करने के लिए लेबनान के वज़ीर आज़म नवाफ सलाम, सदर जोसेफ ऑन और स्पीकर नबी बेरी आपसी मशवरे कर रहे हैं। बैरक अगले महीने जुलाई में दोबारा बैरूत आने वाले हैं और उसी वक्त हुकूमत की जानिब से जवाब दिया जाएगा। इसराइल की तरफ से लेबनान पर हमलों में इजाफा हो सकता है, इसी डर से मामला और भी ज़्यादा नाजुक बन गया है। अब बात भारत और पाकिस्तान की। भारतीय नेवी अफसर का बयान एक सियासी तूफान बन गया है। पाकिस्तान ने कितने इंडियन फाइटर जेट्स तबाह किए थे, इसको लेकर एक बार फिर मोदी हुकूमत पर सवाल उठ गए हैं। कैप्टन शिव कुमार, जो कि जकार्ता में भारतीय एम्बेसी में डिफेंस अटैची हैं, उन्होंने 10 जून को इंडोनेशिया में एक सेमिनार के दौरान एक ऐसा बयान दे डाला था जिसने 20 दिन बाद अब भारत की सियासत में तहलका मचा दिया है। कैप्टन शिव कुमार ने खुलकर माना है कि भारत को मई महीने में पाकिस्तान के साथ टकराव के दौरान अपने फाइटर जेट्स का नुकसान उठाना पड़ा, और ये नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि दिल्ली की सरकार ने फ़ौज पर कुछ बंदिशें लगाई थीं। ये बयान पहले तो मीडिया की नज़रों से दूर रहा, लेकिन कल इतवार को द वायर ने इसे रिपोर्ट किया और फिर बात जंगल में आग की तरह फैल गई। इस खबर पर भारत सरकार और अपोजिशन का रिस्पांस क्या रहा वो भी जान लीजिए। कांग्रेस पार्टी, जो भारत की मेन अपोजिशन पार्टी है, गांधी नेहरू परिवार वाली कांग्रेस पार्टी ने इस बयान को मोदी सरकार के खिलाफ एक सीधी चार्जशीट करार दिया। पार्टी ने कहा कि अगर हुकूमत की वजह से फ़ौज को खुले हाथ नहीं मिले और इसी वजह से नुकसान हुआ तो ये सीधे तौर पर हुकूमत की नाकामी है। मोदी हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई खुला जवाब या इनकार तो नहीं आया है, लेकिन अंदरूनी तौर पर डिफेंस अफसरों के बयान पर डैमेज कंट्रोल शुरू हो चुका है। अब इस खबर का नतीजा क्या निकलता है वो जान लीजिए। भारतीय फ़ौज के अंदरूनी हालात और फैसलों पर सवाल उठे हैं। मोदी सरकार की सिविल मिलिट्री पॉलिसी पर बहस तेज़ हो गई है।
अपोजिशन इसे इलेक्शन का मुद्दा बनाने की कोशिश करेगा और पाकिस्तान की तरफ से इस बयान को शायद एक सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा। यानी एक बयान से पूरे हिंदुस्तान की सियासत और सिक्योरिटी डिबेट हिल गई है। अब निगाहें मोदी हुकूमत पर हैं, क्या वो इस खुलासे का जवाब दे पाएगी या फिर खामोश रहकर सब्र को आजमाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया भर की खबरें आप देख रहे थे, दीजिए इजाज़त। सलामत रहिए, खुश रहिए।